महिला को तलाक लेने का एक कारण बताया गया कि वो चोरनी हो सकती है। चोरनी मतलब वो थीफ। दूसरा कोर्ट में तो वकील बात करता है, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं मनकी मुंडा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। जब हम आदिवासी समुदायों की बात करते हैं तो आदिवासी समाज आज भी काफ़ी हद तक अपने कस्टमरी लॉ यानी कि परंपराओं या प्रथाओं से गवर्न होता है। अगर कस्टमरी लॉ को आप आम भाषा में समझना चाहें तो ये वो नियम हैं जो आदिवासियों के पुरखों ने वक्त के साथ समाज को चलाने के लिए बनाए थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में क्या ये नियम प्रासंगिक हैं? क्या कस्टमरी लॉ रेलेवेंट है? क्योंकि आदिवासी समाज के भीतर से ही कुछ आवाज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि इन कानूनों को अब बदला जाना चाहिए, इनको आधुनिक बनाया जाना चाहिए, इनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शामिल करना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के हेडक्वार्टर चाईबासा के स्थानीय अदालत परिसर में मानकी मुंडा न्याय पंच स्थापित है। यहाँ पर ज़िले भर से फरियादी आते हैं। ये सभी फरियादी ज़िले के आदिवासी गांवों से हैं। इस खास अदालत में सभी जज भी आदिवासी हैं। इस मानकी मुंडा न्याय पंच की और भी कई खास बातें हैं। इनमें से पहली और बड़ी खास बात यह है कि यहाँ इंसाफ की लड़ाई पर बेइंतहा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर वादी या प्रतिवादी को भारी कोर्ट फीस या वकील का खर्चा नहीं देना पड़ता है। बहुत बड़ा अंतर है। आपको पिटीशन डालने के पहले आपका लैंड का वैल्यूएशन होता है, जो सिविल कोर्ट में बहुत हायर है, जो साधारण आदि एफोर्डेबल नहीं है। आपके मान लिए हमारे पास 12 एकड़ है तो 12 एकड़ का उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, तो उसी पर 1/4 या 1/3 हमको फीस उसी आधार पर जो भी एज पर रूल कहता है हमको डिपॉजिट, तब हमारा प्रोसीडिंग में कोर्ट में दाखिल होगा हियरिंग के लिए। जबकि इसमें हमें कोई भी फीस नहीं लगता है। ये पूरा ही आपका डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही इसको प्रोसीड किया जाता है। ये बेसिकली विल्किंसन रूल्स जो 1937 में एक विल्किंसन जो गवर्नर इस एरिया के थे, उन्होंने एक रूल बना के गया कि इस एरिया को जो ट्राइबल क्षेत्र को इस रूल के अंतर्गत मैक्सिमम जो ज़मीन का जो डिस्प्यूट है, इस रूल के आधार पर उन्होंने बुक भी दिया हुआ है। रूल्स का जो अलग एक बुक है विल्किंसन जिसे रूल कहते हैं, तो उसी पर आधारित इस कुलान मानकी मुंडा और कुलान अधीक्षक इसी रूल के अंदर फंक्शन कर रहा है। अदालत में वकील अक्सर अंग्रेजी या हिंदी में बहस करते हैं। जिस व्यक्ति का मुकदमा चल रहा होता है उसे शायद ही कभी वकील की बहस या जज के सवाल समझ में आते हैं। लेकिन मानकी मुंडा की अदालत इस मामले में बिल्कुल अलग है। यहाँ पर वकील होता ही नहीं है। यह अदालत एक और नज़रिए से बेमिसाल है। यहाँ फरियादी अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोली में बात करता है। अपनी भाषा में फरियादी सीधे जज को अपनी बात बताता है। यहाँ अदालतों का भारी प्रोटोकॉल फॉलो करने की बजाय फरियादी को आसानी से अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। वकील ये कल करता है कि डायरेक्शन देता है। वकील के यहाँ रोल नहीं है, यहाँ फीस नहीं लगता है, वकील के यहाँ अलाउ नहीं है। हाँ, जो केस कारी लोगों का ही अलाउ है। हम लोग यहाँ जाके बोल सकते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरा कोर्ट में तो वकील बात करता है, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं मनकी मुंडा के साथ। पूछा जाएगा भी तो हम ही लोग से पूछा जाएगा किसमें क्या त्रुटि है क्या नहीं बोल के।
गांव में तो सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग बैठ के फैसला करते हैं। गांव में बैठक ही होता है 5, तो वहीं से फैसला होता है गांव में। जो भेजने के लायक नहीं रहेगा तो वहीं फैसला हो जाता है गांव में। ये वाला केस तो हम लोग को वहाँ फैसला नहीं हुआ बोल के यहाँ इधर भेजा गया केस। ब्रिटिश ज़माने में आदिवासियत के 2 आधार, रीति रिवाज पर आश्रित उनकी पहचान और उनकी परंपरागत मान की मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। 1831-32 के कोल आदिवासी विद्रोह के बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट थॉमस विल्किंसन ने 1834 में विल्किंसन सिविल रूल पारित किया। 1837 में इस रूल को कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया। इस रूल से यह तय हो गया कि हो आदिवासियों की परंपराओं के अनुसार ही दीवानी मामलों में न्याय किया जाएगा। झारखंड सरकार ने फरवरी 2021 में इस पारंपरिक न्याय प्रणाली को 3 मोर्चों पर काम करने की शक्ति देकर मान्यता दी है। पहली राजस्व संबंधी गतिविधियां, दूसरी कानून और व्यवस्था बनाए रखना और तीसरी शक्ति दी है भूमि विवादों के निपटान की। सबसे निचले स्तर का जो रेवेन्यू पावर मनकी मुंडा को दिया गया है, जमीन से संबंधित, या प्रति जमीन में बंदोबस्ती का मामला हो या फिर खरीद बिक्री का मामला हो, उससे खरीद के मामला में आपका कुर्सीनुमा आधारित रिकॉर्ड बनता है। और बंदोबस्ती में जो अभी बात हो रही थी, अगर किसी गांव का कोई रायत परिवार बढ़ने के वजह से उनको खेती का ज़मीन कम हो गया है या रहने के लिए, घर बनाने के लिए जगह नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में उनको बंदोबस्ती करके जगह देने का प्रावधान है। लेकिन उसी गांव का होना अनिवार्य, उसमें गांव का जो रायत है उन लोग भी सहमति लेके उनको जगह देने का प्रावधान है। ये ज़मीन के मामले में अक्सर जहाँ जैसे माने जमीन मालिक मान लिया निर्वंश हो जाता है और कुर्सीनामा का सही सत्यापन नहीं हो जाने की वजह से भी झगड़ा होता है। और दूसरा है, बहुत कोई जैसे खतियान वगैरह नहीं जानते हैं और अपना ज़मीन का सही जानकारी नहीं है कि यही प्लॉट मेरा है, जानकारी के अभाव में भी लोग लड़ते हैं। उन लोग को सत्यापन करा करके समझाना पड़ता है। इस व्यवस्था के तहत इंसाफ जल्दी मिलता है। इसमें आदिवासी समुदायों के लोगों का पैसा और समय दोनों ही बचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहती है। हो समुदाय की यह एक परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे ब्रिटिश हुक्मरानों ने भी मान्यता दी थी। आज़ादी के बाद भी कोल्हान क्षेत्र में यह व्यवस्था कायम रही। अब राज्य सरकार ने इसे और सुदृढ़ करने की शुरुआत की है, लेकिन आज के आधुनिक समय में रूढ़िगत कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन इस परंपरागत व्यवस्था के तहत बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। तो एक क्या होता है, जैसे हम अपने केस को लेते हैं, हम 3 भाई, तीनों भाई में हम सबसे छोटे। यहाँ के व्यवस्था के अनुसार पर अगर बहन भी होती है तो बहनों को ज़मीन नहीं दिया जाता। उनके जो भी प्रॉपर्टी इन द सेंस की जो भी वेल्थ प्रॉपर्टी आप डिस्पोज ऑफ ऑफिशियली अनऑफिशियली दे सकते हैं, लेकिन लैंड जो है ओनली भाइयों में डिस्प्यूट होता है इस क्षेत्र का। तो हम लोग भी फर्स्ट, हमारे 2 गांव हैं, फादर ने 2 गांव बनाए थे, तो एक गांव में दोनों गांव में मेरी ज़मीन थी, दोनों गांव के अलग अलग मुंडा थे। तो फर्स्ट हम लोग अपने एक गांव का बंटवारा के लिए रिस्पेक्टिव मुंडा को हम अप्रोच किए। इसमें 2 बार 3 बार बैठकी हुई, कोई समझौता नहीं हो पाया। समझौता पर जब तो फिर वो लोग अंततः क्या किया, विटनेसों को लेकर के, और हमारे केस में वो मौजूद नहीं होता था। जिस दिन डेट को बुलाया जाता है एक भाई उसमें से चला जाता है। तो मुंडा देखते देखते 3, 4, 5, 6 डेट होते गए। फिर वो लोग एक व्यवस्था है कि मुंडा का अपने गांव के लोगों के साथ, ग्राम पंचायत उसको बोलते हैं,
लोगों के साथ मिल करके उसको बंटवारा कर देता है, बंटवारा करके उसको रिकॉर्ड में लेके आ जाता है, तो ताकि ये लोग इन फ्यूचर में किसी तरह का आपसी डिस्प्यूट ना हो। मानकी मुंडा न्याय व्यवस्था की कई और आलोचनाएं भी पेश की जाती हैं। मसलन कई बार पारिवारिक कलह के मामले या फिर संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी के केस स्थानीय अदालतों में आते हैं। उन मामलों में अदालत तर्कसंगत फैसला नहीं दे पाती है, क्योंकि आदिवासी समुदायों के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान ये कहता है कि वे परंपरागत कानूनों से ही गाइडेड हैं। ये कहा जाता है कि ये जो कस्टमरी लॉ से गाइडेड हैं, जो कस्टम्स भी वेल डिफाइंड नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ कहे कि कस्टम्स जो है ना, रिलीजन जो कोडिफाइड है यहाँ पर अभी तक कोडिफाई नहीं हुआ है, जिसके चलते नियम कानून जो कस्टम्स के आधार होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाया है। कई आदिवासी संगठन और नेता भी यह प्रचार कर रहे हैं कि प्रथागत कानूनों की अब ज़रूरत नहीं है। ये संगठन कहते हैं कि आदिवासी समुदायों को भी अब आधुनिक कानून व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन कानून के कई जानकार प्रथागत या रूढ़िगत कानूनों के बचाव में तर्क देते हैं। विधि के दृष्टि से, कानून की दृष्टि से जो कुछ भी कानून आज हमारे पास स्टैच्यू में है, स्टैच्यू या कोडिफाइड लॉ है, उसका इतिहास हम खंगालें तो हम देखेंगे कि उनकी शुरुआत विधि कस्टमरी लॉ से हुई थी, प्रथा से हुई थी या कस्टम से हुई थी। जैसे हम अगर हिंदू कानून के बारे में ही बात करें तो एक जो कानून जो है हमारे पास वर्तमान में वो कोडिफाइड है, जिसको कि बोलते हैं हम आधुनिक हिंदू कानून या मॉडर्न हिंदू लॉ। लेकिन जो कानून हमारे पास अनकोडिफाइड हैं वो भी हमारे समाज में तो रहे हैं, तो वो हो गए अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। उसी तरह से जो मुस्लिम सोसाइटी है उनमें भी जो शरीयत है, तो उनमें जब कोडिफिकेशन के पहले अरब के समय से कुछ प्रथाएं थी वहाँ पे, उन चीज़ों को लेके उसमें डाला गया। यानी प्रथा से ही वो धीरे धीरे करते करते वो कोडिफिकेशन हुआ और आज या तो वो कोडिफाइड लॉ के रूप में मानी जाती है। इसी तरह हम देखेंगे हमारे आदिवासियों में भी, तो अभी तो आदिवासियों में मूलतः ये जो कानून है वो तो अनकोडिफाइड है, और चूँकि ये जो अनकोडिफाइड लॉ है वो उनके जो भाषा में है निहित, वो उनकी संस्कृति में निहित है, और वो आचार व्यवहार में निहित है, जो अब तक उसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगह पे हम जरूर देखते हैं कि उसको लिखा गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य कानूनों में हुए हैं, जैसे हिंदू में हुए हैं या मुस्लिम लॉ में हुए हैं या फिर क्रिश्चियन लॉ में हुए हैं, उस तरह से अभी कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो प्रथा को सबसे पुराना संस्था माना जाता है। इसी तरह अब इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ पे एक कहते हैं कि वहाँ पे मोर कस्टम है देन लॉ, दैट मीन इंग्लिश लॉ हैज़ मोर कस्टम देन लॉ। तो उनका जो सिस्टम है वो भी कस्टमरी लॉ का ही एक प्रारूप है जो अभी कोडिफाइड लॉ है। तो इसी तरह से प्रथा हर एक सिस्टम में विद्यमान है, बिना प्रथा का कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। झारखंड ही नहीं, कई और राज्यों में भी आदिवासियों की विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को स्थापित करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। मसलन आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड की मांग भी की जा रही है। झारखंड की विधानसभा इस सिलसिले में एक प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। मानकी मुंडा या फिर दूसरे आदिवासी समुदायों की परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती है कि अन्य संगठित धर्मों को मानने वाले समाजों की तरह इन समुदायों की परंपरा और रूढ़िगत प्रथाएं
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक तौर पर पहुंची हैं। इन प्रथाओं या परंपराओं का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मैं देखता हूँ कि छठी अनुसूची जो क्षेत्र है उसमें एक तो शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार है। अभी देखेंगे उस क्षेत्र में जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है 90% लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए। शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ। उसके दोनों हो सकते हैं, क्या सही था गलत था वो अलग बात है, लेकिन एक जागरूकता है जो कि इतनी जागरूकता 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं है। तो एक तो जागरूकता की अभाव है, दूसरा है कि जो वहाँ पे जो ट्राइब है वो थोड़ा कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड है। क्योंकि यहाँ पे चूंकि छठी अनुसूची क्षेत्र में आप देखें कि वहाँ पे इनलैंड परमिट सिस्टम का है कॉन्सेप्ट है, वहाँ बाहरी आबादी बसने के नहीं बस सकती या फिर उनको वहाँ पे जाने के लिए परमिशन की है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अभी भी वैसा प्रावधान नहीं है। उसका नतीजा ये है कि बाहरी आबादी, हालांकि संविधान में ये प्रोविज़न है, आर्टिकल 19 का फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल में एक क्लॉज है जो कहता है कि आदिवासियों के संदर्भ में अगर वो उसे अहित करता है तो आप उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन किसी सरकार ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि बाहरी आबादी को नहीं बसने दिया जा सकता है, खासकर जब आदिवासियों की जो हित है उसको किसी तरह से वो प्रभावित करती है। तो इसका नतीजा ये है कि बाहरी आबादी एक तरह से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है। उससे क्या है कि बाहरी जो संस्कृति है उसका भी काफ़ी प्रभाव है। और एक तो शिक्षा की अभाव है, दूसरी है कि बाहरी संस्कृति का हावी हो जाना है। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ के ट्राइब्स बटे हुए हैं और उस तरह का जो ग्राउंड वर्क सरकार के माध्यम से होना चाहिए था कंसोलिडेशन का, वो नहीं हो पाया, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो कस्टमरी लॉ का इधर जो है डॉक्यूमेंटेशन या कोडिफिकेशन ना के बराबर हुआ है, जबकि छठी अनुसूची क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया गया है। लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट गुवाहाटी के माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं वहाँ के ट्राइब्स के बारे में और वहाँ के सिस्टम को, कोर्ट्स को बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलता है। जबकि यहाँ पे अभी भी कोर्ट्स मना करती हैं कस्टमरी लॉ से संबंधित केसेस को लेने के लिए, ये कहते हुए कि हमारे पास क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि ये हिंदू में नहीं आते और हिंदू मैरिज एक्ट इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 22 हिंदू मैरिज एक्ट का और सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का आदिवासियों पे जो कस्टम बेस्ड गवर्न है उन पे अप्लाई नहीं होता। तो फिर एक तो ग्राउंड वर्क नहीं है और दूसरा कोर्ट ने डिनाई किया कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो थक हार कर फिर वहाँ चले जाते हैं। और चूँकि काम नहीं हुआ है और बहुत सारा इनवर्ड मूवमेंट हुआ है, बहुत सारे आउटवर्ड मूवमेंट हुआ है और किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, इस तरह से लिटिगेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदिवासी समुदायों की महिलाओं के नज़रिए से रूढ़िगत न्याय व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताया जाता है। ब्याह, शादी या तलाक से लेकर पिता या पति की संपत्ति में अधिकार के मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव दिखाई देता है। इसके अलावा आदिवासियों की परंपरागत न्याय पंचायत के फैसले कई मामलों में महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि आदिवासी लड़कियों को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए सरकार को कानून बनाने पर या किसी वर्तमान कानून को लागू करने पर विचार करना चाहिए। अगर हम याद करें मधुकेश्वर बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, तो उसमें भी ये बात आई थी कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि CNT का 7 और 8 जो सेक्शन है वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी का जो डिवोल्यूशन होगा वो मेल लाइन में होगा, मतलब पुरुष प्रधान होगा। ये लॉ है और आदिवासियों में ये शुरू से इस तरह का होता आया है। लेकिन इनहेरिटेंस महिलाओं को जब तक वो अपने पिता के घर में है, चाहे ये विडो हो गई हो
या वो उनकी विवाह नहीं हुआ तब तक उसको इनहेरिटेंस मिला हुआ है। जो राइट्स जो डिमांड किए जा रहे हैं वो है उसको एलिनेट करने का, कि हम उसको एलिनेट करें। तो चूंकि आदिवासियों का जो ये रहा है शुरू से, वो एलिनेशन का, लैंड एलिनेशन का एक बड़ा खतरा है। और उस वक्त भी जब बिहार, जब मधुकेश्वर के केस में ये बात उठी थी और उस वक्त के टीएससी को कंसल्ट किया गया था, तो बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं होने की वजह से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक दिशा निर्देश दिया कि आप इसके ऊपर कुछ कीजिए। ये मांगे अब भी, जब हिंदू एक्ट में चेंज हुआ, जब फीमेल को कोपासनरी राइट मिला, तो ये बातें फिर से उठी हैं। और अभी जिस केस का आपने जिक्र किया उसमें कहा गया है कि आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पे कुछ काम कीजिए। देखिए, ये तो स्वागत योग्य है क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये मूव कर रहा है। अब ये चैलेंज है आदिवासी समाज के लिए कि एक तरफ है 5वीं अनुसूची और एक तरफ है गवर्नर जो आपके लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कटिबद्ध है, एम्पावर्ड है। दूसरा है यह डर समाज का कि आदिवासी महिला के माध्यम से अगर उसको दिया जाए एलिनेट करने का, तो जो पैतृक संपत्ति है वो बाहरी लोगों के कब्जे में आ जाएगा। तो एक तरफ तो प्रोटेक्शन है लैंड का जो 5वीं अनुसूची में है, और दूसरी तरफ है जेंडर इक्वालिटी का प्रश्न है। तो इसमें अब आदिवासी समाज को ये द्वंद्व का स्थिति है। अब तो खैर पहले तो 3 तरह से शादी होता था, जिसको जबरन शादी बोला जाता था। उसके बाद एक लव मैरिज होता था, लव मैरिज तो अभी कालांतर में जारी है, और एक सोशल मैरिज जो सामाजिक विवाह। तो पहले जो आपका जबरन विवाह जिसको बोलते हैं, कि कहीं लड़की को देख लिया और वो जाने नहीं जाने पूरा ग्रुप में जाके लड़की को उठा लेता था। उठाने के बाद उसको बहू बनाने के लिए, गलत उद्देश्य से नहीं, बहू बनाने के लिए आता था और समाज उसको मान्यता देता था, शादी हो जाता था। तो आज के समय में वो जबरन विवाह, उस समय होता क्या था कि जब किसी महिला को जबरन उठा के ले जाता था तो महिला भी समर्पित हो जाती थी, चलो हम बदनाम हो गए हैं, हमको लाया गया है, इसी परिवार में रहना है, मैंने मैनेज करके। तो उस समय होता क्या था कि जब लड़की का घर वाला लोग ये सोच के लड़का घर में जाते थे उस समय दल बल के साथ कि आप में ताकत है, इसलिए जबरन आप उठा के ले गए। तो ये लोग भी बोलता कि समाज में जो होता है, चलो सम्मान पूर्वक देने का है कि हम लोग को भी तत्काल दीजिए। आदिवासी समाज में एक कस्टम है कि नहीं, आप मेरी बेटी को उठा के ले गए या बहन को उठा के ले गए तो इसका मतलब आप पूरा संपन्न तैयार हैं। जो समाज का जो होता है जो व्यवहार देने का, उसका मतलब आपका रेडी है, अभी तुरंत हम लोग को दीजिए। अगर नहीं देने के समय में, उस समय क्या होता था हम लोग का माने कस्टम में बैल है, बकरी है, जो भी है हम लोग भी जबरन ले जाएंगे। और उस समय क्या होता था, इसके चलते कुछ दिन मनमुटाव भी हो जाता था दोनों परिवार के बीच में। लेकिन आज के समय में वो सिस्टम मैंने क्लोज ही हो गया। आजकल सब कोई जान रहा है कि नहीं, ज़बरदस्ती करना समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो प्राय बंद हो गया। आजकल समाज में 2 विवाह चल रहा है, लव मैरिज और सोशल मैरिज। सोशल मैरिज में ये है कि दोनों परिवार की ओर से परिवार लोग बात करते हैं, रजामंदी के बाद शादी हो जाती है। उसमें कुछ महिला का सम्मान के लिए लेन देन वाला परंपरा चलती है। उसमें यहाँ सिस्टम 100 शुभ कहा गया है, 101 रुपया, 101 रुपया शुभ के लिए। और यहाँ का सिस्टम में है कि जब भी बेटी मैके आती है या उनके बच्चे साथ में आते हैं तो उन लोग को दूध वगैरह का व्यवस्था के लिए एक तो सिस्टम बनाया हुआ है कि लड़का घर वाला लोगों को गाय नहीं, पैसा नहीं, गाय देना पड़ता है, ताकि उनका मामा घर बच्चे आएंगे या महिला जो अपना मैके आएगी तो उनको दूध माने उसी रीजन से दूध मिल सके। इसीलिए व्यवस्था लड़का वालों को करना पड़ता है, माने लड़की घर वालों को देना पड़ता है। तो वो हो गया। और उस बीच में संबंध सारा हो गया। इनकेस किसी कारण बस
लड़का और लड़की में अनबन हो गया, रिश्ता ठीक नहीं रहा और दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है। तो इसीलिए ही समाज में जो लेन देन हुआ रहता है कि महिला जो है दोनों जगह उनको अधिकार मिल गया है। ससुराल में तो मिला ही मिला, इनकेस किसी कारणवश पति के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण या पति मर गया तो उनका बेटा लोग मान लिया बड़ा हो गया, बहू लोग आ गया, उस परिस्थिति में भी होता है, बहू लोग प्रताड़ित करता है तो वो स्वतंत्र है, अपना मायके आएगी। और जो लोग, जो हम नहीं बोल रहे थे गाय वगैरह जो लिए हैं, उन लोग का फर्ज बनता है कि उस महिला को मैंने पहले जिस तरह का अधिकार था वो अंतिम क्षण तक उनको रखना है और उनका सेवा करना है। मान की मुंडा व्यवस्था से जुड़े हो समुदाय के रहनुमा कहते हैं कि यह व्यवस्था आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कभी पहले होती होगी। बल्कि वे महसूस करते हैं कि आदिवासी इलाकों में लोगों को आसानी से बिना खर्च के न्याय मिल सके, इसके लिए इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रथागत नियमों और न्याय व्यवस्था को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण मानने वाले दरअसल जानकारी के अभाव में ऐसा कहते हैं। एक प्रथा आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे 3 तलाक जो कुछ समय पहले मुस्लिम समुदाय में वैलिड हुआ करता था, लेकिन किसी ने उसे चैलेंज किया और बोला कि ये 3 तलाक महिलाओं के लिए महिलाओं के अधिकार के खिलाफ जाता है, आप यूनिलैटरली तलाक नहीं दे सकते। तो किसी ने उस प्रथा जो चली आ रही थी को चैलेंज किया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, आप नहीं कर सकते। उसी तरह से आदिवासी समाज में भी कुछ ऐसी प्रथाएं जरूर हैं और होंगी जो कि अनचैलेंज्ड हैं और जो संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ जाती है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ओराओं में एस.सी. रॉय के द्वारा एक किताब लिखी गई बहुत पहले की, 1912 की, ओराओंस रिलीजन एंड कस्टम्स। उसमें कुछ तलाक के कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जो उस वक्त थे, जो एंथ्रोपोलॉजिकल शोध का नतीजा था। उसमें जैसे महिला को तलाक लेने का एक कारण बताया गया कि वो चोरनी हो सकती है। चोरनी मतलब वो थीफ, अगर घर में वो चोरी करती है तो उस ग्राउंड पे उसको डिवोर्स दे सकते हैं। दूसरा जो ग्राउंड है कि वो ईवल आई रखती है, मतलब वो नज़र गुजर करती है। आज के संदर्भ में वो ग्राउंड का डिवोर्स कैसे आप साबित कर सकते हैं? या वो इतनी आलसी है कि वो घर के कामकाज नहीं करती है, जिस वक्त क्योंकि ये समाज खेती से पेशे से जुड़ा रहा था, वो खेतों में नहीं काम कर सकती या वो पेड़ नहीं चढ़ सकती है, वो भी एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स उसमें लिखा गया है। तो हालांकि वो उस वक्त ज़माने का है, लेकिन आज के संदर्भ में कैसे हम इसको साबित करेंगे कोर्ट में? क्या ये सर्वमान्य होगा कि ईविल आई, कैसे आप उसको साबित करें? अगर ईविल आई आप मानते हैं तो विचक्राफ्ट के अगेंस्ट जाता है, उसके लिए एक अलग कानून बनाए गए हैं। आप उसको थीफ बोलते हैं, उस ग्राउंड पे आप डिवोर्स देते हैं तो वो आईपीसी का क्राइम हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हालांकि वो ग्राउंड्स उस वक्त के लिए हो सकते जब समाज उतनी जागरूक नहीं थी, लेकिन अभी के समय में चूंकि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी लॉ है, आईपीसी है, तो वही कह रहे हैं कि जब हमारा कस्टम किसी स्टैट्यूट लॉ को हिट नहीं करना चाहिए, वो स्टैट्यूटरी लॉ उसको डील करेगी। अगर वो हिट करती है तो फिर वो अमान्य होगा। तो इन सब चीज़ों में ज़रूर एक तो समाज की तरफ से भी बदलाव की प्रयास होना चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, और ये डिस्कशन समाज के अंदर से भी होनी चाहिए। अब महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में अगर हम देखें तो जैसे पढ़ा व्यवस्था या फिर बहुत सारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे मुंडा मान की है, डोकलो सोहरे या मांझी प्रज्ञा, तो महिलाओं की उतनी प्रतिनिधित्व शुरू में नहीं होती थी। लेकिन अब समाज अपनी इंटरनल डिस्कशंस के माध्यम से ये स्वीकार कर रहा है कि जब संसद में हम 33% देते हैं तो अब हमारे सिस्टम में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात को समाज रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि ये आधी आबादी को हम नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से आप समय समय पे इस पे
चेंज की ज़रूरत है, खासकर ये जब संवैधानिक मूल्यों के अगेंस्ट में जाता है। सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, जो अभी व्यवस्था है उसको और सशक्त करने की ज़रूरत है। जैसे इस क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल है और पहले मैंने बीच में थोड़ा सा इसको ढील दिया गया है। क्या बजा रहा है वो अलग बात है। जो अभी हम लोग मानकी मुंडा न्याय पंच ये राष्ट्रपति के प्रयास से पुनः जारी हुआ है, प्रणव जी के प्रयास से। इसके पहले दबा दिया गया था। ये जो कस्टम का जो बात आ रहा है, यही ज़मीन जायदाद या महिला लोगों का जो अधिकार वाला बात को लेकर के जगह जगह कैंप क्यों हुआ करता था और स्वयं कोल्हान अधीक्षक जा कर के वहाँ केस देखते थे। और अभी के समय में इसलिए समय पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता कि आदमी लोग को कोर्ट आना पड़ता है और इस माने कोल्हान अधीक्षक कैंप कोर्ट जाके केस नहीं देख पा रहे हैं। और यही उदाहरण है जो मांग किया गया था, स्वयं राष्ट्रपति भी इसको स्वीकार किया है। ये व्यवस्था जीवित है, लेकिन इसको ठंडा अवस्था में रखा गया है। इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, पुनः इसको अच्छी तरह से सशक्त के साथ काम करवाने की ज़रूरत है। अब अच्छा पहल है, झारखंड सरकार उसको समझा और शुरू भी कर दिया है। आदिवासी प्रथागत न्याय व्यवस्था मानकी मुंडा की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इस व्यवस्था में आदिवासी समुदायों की आस्था भी बनी हुई है। यह पूरी व्यवस्था न्याय के समझौता सिद्धांत पर टिकी हुई है। इस व्यवस्था में गांव के स्तर पर ही समाज के मसलों को सुलझाया जाता है। अगर वहां भी बात न बने तो फिर उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था या फिर दीवानी मामले सबको समझौता सिद्धांत के आधार पर सुलझाया जाता है। ज़मीन का हुआ, आपसी झगड़ा हुआ, चोरी का हुआ, बस हम लोग मुंडा को ही अप्रोच करते हैं, जिसको हम लोग विलेज हेड भी कहते हैं। पहले मुंडा को अप्रोच करते हैं और मुंडा से अगर उनसे भी नहीं हो पाता वो मनकी को अप्रोच करता है। मनकी क्या है, दो तीन मुंडा का इंचार्ज एक मनकी होता है। एक जो भी ब्लॉक में कई मुंडा मनकी होते हैं, लेकिन एक एरिया के आधार पर मैं भी उसी तरह उसी व्यवस्था में हम लोग उसी व्यवस्था में अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो भी इस तरह के डिस्प्यूट, पारिवारिक डिस्प्यूट, सामाजिक डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होती है, पहले हम लोग अपने लोकल मुंडा को अप्रोच करते हैं, जिसके द्वारा अगर बैठकी होती है उसके साथ गांव के लोग भी साथ में बैठते हैं। उसमें कुछ अगर केसेस के आधार पर विटनेस भी होते हैं, वादी प्रतिवादी भी होते हैं। अगर वहाँ पर केस का डिस्पोज अप होता है तो वहीं पर एक उसका रिकॉर्डिंग भी किया जाता है गवाहियों के साथ में, ताकि कि फ्यूचर में आगे यहाँ इस एक केस के लिए इस तरह का डिसीजन दिया गया है वो रिकॉर्ड में आ जाता है। आदिवासी न्याय व्यवस्था कई मायनों में बेहद प्रगतिशील और आधुनिक मूल्यों पर खरी उतरती है, बल्कि यह व्यवस्था कई मामलों में आधुनिक न्याय व्यवस्था से काफ़ी बेहतर नजर आती है। लेकिन इस तथ्य की तरफ से भी आंखें नहीं फेरनी चाहिए कि इस व्यवस्था में किसी भी व्यवस्था की तरह कुछ सुधार या बदलाव की गुंजाइश ज़रूर होगी। इन बदलावों और सुधार के बारे में समाज सचेत हो रहा है और एक बहस समाज के भीतर बढ़ रही है। उम्मीद है कि यह बहस एक तर्कसंगत मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगी।